नमस्कार दोस्तों, क्या खबरों के अनुसार आपको लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है? ईरान ने इजराइल पे हमला जवाबी कर दिया है। इससे पहले इजराइल ने हमला किया था ईरान पर। दोनों में अब डायरेक्ट सेना इन्वॉल्व हो गई है। मिसाइलों का प्रयोग किया जा रहा है, ड्रोनों को दागा जा रहा है और रात में आप देखेंगे तो कोई सो नहीं पा रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या ये तीसरे युद्ध की ओर ले जाएंगी? इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण रूप से क्या क्या जानेंगे? इस वीडियो में हम जानेंगे इजराइल वर्सेस ईरान में हो क्या रहा है, इजराइल ने हमला क्यों किया, इजराइल ने हमला कैसे किया, कौन कौन मारे गए हैं, खासतौर पे ईरान के जो सैन्य कमांडर हैं उनकी बात करेंगे। ईरान ने जवाब कैसे दिया है, ईरान ने किन मिसाइलों का हमला करके इजराइल पर हमला किया है और इजराइल के नागरिकों को और इजराइल को नुकसान भी हुआ है इसमें। और भारत, अमेरिका, रूस का स्टैंड क्या है, भारत ने इस पर क्या कहा है, अमेरिका ने इस पर क्या कहा है और रूस ने इस पर क्या कहा है, इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो अंत तक जुड़े रहिए। ये 5 पॉइंट के आधार पर आपको जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, सबसे पहला जो है कि इजराइल ने हमला क्यों किया। ये अगर आपने इन दोनों के युद्ध के बारे में सुना है लेकिन आपको रीजन जानना है, तो रीजन देखिए क्या है कि ऐसे समझ लो कि दोनों देश दुश्मन हैं। दोनों देश क्या हैं? दुश्मन। और दोनों देश सदियों से दुश्मन हैं। लेकिन अभी समस्या क्या हो रही है, इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए ईरान के परमाणु कार्यक्रम को रोकना चाहता है। ईरान बना रहा है परमाणु हथियार, इजराइल उसको बनने नहीं देना चाहता है। इस वजह से उसने ईरान के जो परमाणु ठिकाने हैं उस पर हमला किया। आप अगर यहां पे देखें, आप अगर इस यहां पे ध्यान से देखें तो इजराइल ने जो है मुख्य रूप से परमाणु कार्यक्रम है उसको लेकर सैन्य खतरा माना है। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान ने परमाणु कार्यक्रम या परमाणु हथियार बना लिए तो किसकी सुरक्षा के लिए खतरा होंगे? इजराइल की सुरक्षा के लिए खतरा होंगे। पहले ईरान क्या करता था, पहले ईरान जो है वो इजराइल को हिजबुल्ला और हमास से मिलकर इजराइल पर हमला करता था। लेकिन इस बार ईरान ने खुद सैन्य हमला किया है, वो भी बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं। और अब देखिए, आपको एक रीजन तो पता चल गया कि अगर आपसे कोई पूछे इजराइल ने हमला क्यों किया है, तो इजराइल ने अपनी सुरक्षा के लिए हमला किया है। क्योंकि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया, ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए, तो वो भविष्य में इजराइल के लिए खतरा होंगे। क्योंकि इजराइल और ईरान की दुश्मनी बहुत पुरानी है और बहुत बड़ी है। तो इजराइल सुरक्षा के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए ईरान को पहले ही रोक रहा है जिससे वो परमाणु हथियार ना बना सके। और ईरान क्या कर रहा है, ईरान परमाणु हथियार बना सके अपनी सुरक्षा के लिए, इसलिए वो जवाब दे रहा है इजराइल को। मसला दोनों की सुरक्षा का ही है। परमाणु हथियार ईरान बना रहा है अपनी सुरक्षा के लिए, इजराइल उसको रोक रहा है अपनी सुरक्षा के लिए। विश्व कूटनीति में कहा जाता है कि सब अपना है, जिसमें अपना फायदा है वही करना है। युद्ध लड़ने में अपना फायदा है, युद्ध लड़ लो। युद्ध रोकने में अपना फायदा है, युद्ध रोक दो। पहले लड़ने में फायदा है तो पहले लड़ो, फिर रोकने में फायदा है तो फिर रोको। यही कूटनीति कहलाती है। इसीलिए कहा जाता है युद्ध में सब जायज है, लड़ना भी जायज है, संधि भी जायज है, और ट्रंप जी की भाषा में कहा जाए तो मध्यस्थता भी जायज है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज है कि इसके लिए ऑपरेशन कौन सा, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। इजराइल ने जो ईरान पे हमला किया है उस ऑपरेशन का नाम दिया है ऑपरेशन राइजिंग लाइन। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है वो आप देखिए, इतना बड़ा है। इस इजराइल ने जो हमला है वो कैसे किया है, एक आपके मन में हो रहा हो ना, कैसे हमला किया है। इजराइल ने 12-13 जून में इजराइल की राजधानी तेहरान, फोर्दो, है ना, तंजाद जैसे शहरों पर हमला किया। खासतौर पर इजराइल ने जो है ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया है, परमाणु ठिकानों पर भी हमला किया है, मिसाइल निर्माण केंद्र पर भी हमला किया है। साथ में जो ईरान के अधिकारी जहां रहते थे वहां पे भी इजराइल ने हमला किया है। इजराइल ने बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसमें इजराइल की दो संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक मोसाद
जो उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है, और एक IDF, इजराइल डिफेंस फोर्सेस और मोसाद ने मिलकर यह ईरान पर बहुत बड़ा हमला किया है, जिसमें आप देखिए लगभग ये तहरीज है ना, कारमानशाह, तेहरान, अराक, नतजान, मकरान, ये ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। इजराइल का ईरान के सैन्य ठिकानों पर और परमाणु ठिकानों पर एक बड़ा हमला किया गया। और इस हमले में अब देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने बताया कि 200 से अधिक फाइटर जेट से 330 से ज्यादा बम गिराए गए, करीब 100 टारगेट को निशाना बनाया गया। मोसाद ने ईरान के एयर डिफेंस को कमजोर किया और गुप्त ऑपरेशन चलाए। हमला इतना बड़ा था कि 1980 के दशक के बाद ईरान इराक के जंग के बाद ईरान पे सबसे बड़ा हमला है। 1980 के बाद ईरान पे सबसे बड़ा हमला किया है इजराइल ने। इसमें इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने 200 से ज़्यादा जो जेट्स हैं उनसे 300 से ज़्यादा बम गिराए हैं और 100 से ज़्यादा टारगेटों पर हिट किया है। इसीलिए बाद में ईरान ने भी जवाब दिया है, क्योंकि इजराइल ने ईरान पे बहुत बड़ा हमला कर दिया। ईरान क्या करता था, पहले वो छुपे रूप से प्रॉक्सी वॉर में जवाब देता था। वो हमास से हमला करवा देता था, वो हिजबुल्लाह से हमला करवा देता था, है ना, आतंकवादी संगठनों से हमला कर देता। इस बार ईरान ने सेना से हमला करवाया है और बहुत बड़ा हमला करवाया है। इस वजह से ये चीज ज्यादा बड़ी हो जाती है। अब देखिए ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड के जो कमांडर थे जनरल हुसैन सलामी, इनकी मौत की बात कही जा रही है कि इजराइल ने इनको मार गिराया है, इसको मार गिराया है, जो भी आप ठीक समझे, है ना। और ये जो बहुत बड़े कमांडर्स हैं ईरान के, इनको भी मार गिराया है इजराइल ने। तो इजराइल ने बड़े सैन्य अधिकारियों को ईरान के गिरा दिया है, जिससे जवाब जरूरी बन जाता है। ईरान सशस्त्र बलों के चीफ स्टाफ थे मेजर जनरल मोहम्मद बाघेरी, इनको भी मारे जाने की खबर है। अब देखिए यहां पर कुछ वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे वैज्ञानिक, खास तौर पे फरीदून अब्बासी और मोहम्मद मेहदी तेहरानची, ये और कई सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिकों को मारे जाने की खबर है। हमला किया इजराइल ने और प्रमुख अधिकारी और वैज्ञानिक मारे गए ईरान के। ये 12 से 13 जून की जो रात थी उस दिन की बात है। फिर क्या हुआ, फिर हुआ ईरान ने इसका जवाब दिया 13 और 14 की रात को, जो पिछली रात बीती है ना, 13 और 14 जून की रात, उसमें इजराइल के हमले का तुरंत ईरान ने क्या दिया, जवाब दिया। ये जो है सुप्रीम लीडर है ईरान के, खुमानी इन्हें बोला जाता है, इन्होंने पहले बोला था कि इजराइल को बहुत भुगतना पड़ेगा, और इसको इन्होंने करने की कोशिश भी की, और इजराइल की सेना इजराइल पर हमला किया गया ईरान की सेना के द्वारा। तो इजराइल के हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्यवाही की। जवाबी कार्यवाही में 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी गईं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा बोला जा रहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग किया है, क्योंकि लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी है। ईरान से इजराइल की दूरी लगभग 2000 किलोमीटर की है, तो छोटी मोटी मिसाइलें तो दागी नहीं जा सकती हैं, बड़ी मिसाइलों को दागना पड़ेगा, तो बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रयोग किया गया है। और इसमें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन कुछ मिसाइलें तेल अबीब में और जेरूसलम जैसे शहरों पर गिरी हैं। देखिए इजराइल के पास है एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम, इजराइल उससे अपनी सुरक्षा कर लेता है, लेकिन जब ईरान ने बड़ा हमला किया तो कुछ मिसाइलें उसके तेल अबीब शहर में और जेरूसलम में गिर गई हैं। और मीडिया की माने तो इजरायली नागरिक लगभग 50 नागरिक जो हैं वो घायल हो गए हैं, और कुछ नागरिकों की मौत की भी खबरें आ रही हैं। अभी बहुत सारी पुष्टि होना बाकी है। और यहां पर यह है कि इजराइल ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है अपने देश में, क्योंकि उसे उम्मीद है कि और भी हमला किया जा सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से इजराइल भी तैयार है, अब ईरान भी तैयार है। और ईरान ने कूटनीतिक तरीके से इजराइल के हमले की निंदा करी। रूस, चीन, तुर्की, कतर जैसे देशों से समर्थन हासिल करने की कोशिश की। मतलब एक तरफ हमला भी किया जा रहा है और एक तरफ कूटनीतिक तरीके से मजबूती की भी कोशिश की जा रही है। देखिए ईरान को पता है कि उसका समर्थन कौन करेंगे, रूस, चाइना, तुर्की, कतर, ये कर सकते हैं। क्यों?
क्योंकि देखिए इजराइल के समर्थन में अमेरिका जाएगा तो अमेरिका जिसके समर्थन में है उसके विरोध में चीन और रूस आ ही सकते हैं। यही तो वैश्विक शक्ति संतुलन कहलाता है। ठीक है, ईरान ने संकेत दिए हैं कि वह अब प्रॉक्सी वार भी करेगा, बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला करेगा, साइबर हमले जैसे विकल्पों का भी इस्तेमाल कर सकता है। अब युद्ध में हर मोर्चे को खोला जाएगा, इस तरीके से बढ़ रहा है आगे। इसीलिए जो लोग हैं ना, तीसरे विश्व युद्ध हो सकता है इसीलिए कहा जा रहा है, क्योंकि ये 1980 के बाद ईरान पर पहला बहुत बड़ा हमला है। और ईरान अभी तक क्या करता था, प्रॉक्सी वार लड़ता था, मतलब ईरान खुद नहीं लड़ने जाता था, वो आतंकी संगठनों हिजबुल्लाह और हमास को क्या करता था, सपोर्ट करता था, और वो फिर इजराइल पे अटैक करते थे। लेकिन इस बार ईरान की सेना ने इजराइल पर अटैक किया, इजराइल की सेना ने ईरान पर अटैक किया, इसलिए ये युद्ध बड़ा हो सकता है। लेकिन बातचीत की संभावना हमेशा मौजूद रहती है, क्योंकि ये दौर जो है ये पूंजीवाद का दौर है। यहां पर कितना भी बड़ा युद्ध हो, यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, बातचीत भी चल रही है, अमेरिका और ईरान के बीच भी अभी बातचीत चल रही थी, तो और ना भारत और पाकिस्तान के बीच भी बातचीत चल रही है। तो एक तरफ युद्ध चलता रहता है और एक तरफ शांति की वार्ता भी चलती रहती है। यही दुनिया है, यही कूटनीति है, इसे ही जियोपॉलिटिक्स कहा जाता है। तो निंदा बिंदा हो गई है। अब यहाँ पर देखिए ये जरूरी है, तीन जो लोग हैं ना, ये तीनों लोग जरूरी हैं। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने क्या कहा, प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने, या भारत का स्टैंड क्या है, और पुतिन। यहां पर देखिए क्लियरली जो है इजराइल का, अमेरिका जो है वो इजराइल का समर्थन करेगा, लेकिन अमेरिका ने बोला है कि वो इस युद्ध में डायरेक्ट शामिल नहीं है। मतलब कि अमेरिका कह रहा है मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझसे इजराइल ने पूछा ही नहीं। लेकिन विशेषज्ञों की माने तो मतलब इजराइल को एक प्रकार से समर्थन तो है अमेरिका का, क्योंकि अमेरिका जो है वो हमेशा इजराइल के पीछे खड़ा रहता है और प्रत्यक्ष हमले में भाग नहीं लिया है, याद रखना, सैन्य सुरक्षा की। और ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को इस बात की चेतावनी दी है कि आप अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं करेंगे। देखो ईरान को पता है कि इजराइल से बड़ा जो है खिलाड़ी वो तो अमेरिका है, तो इजराइल को तो हम रोक ही लेंगे, लेकिन उसमें अगर अमेरिका ने मदद कही तो रोकना मुश्किल हो जाएगी। इस वजह से ट्रंप को यह कहना पड़ा कि हमारे ठिकानों पर हमला मत करना। ईरान को ये चेतावनी दी है ट्रंप ने, और ट्रंप ने यह भी मना किया है कि अमेरिका इसमें डायरेक्ट शामिल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इजराइल को अमेरिका का समर्थन तो है। लेकिन सबसे बड़ी ट्विस्ट की बात है पुतिन, रूस ने स्पष्ट रूप से इस युद्ध की आलोचना की है। रूस ने कहा है कि इजराइल ने गलत किया है, ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था। युद्ध की आलोचना की है रूस ने, ईरान के साथ संबंध मजबूत है रूस के, शांति की अपील की गई है और बोला गया है कि इसमें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, खासतौर पर यूरोप और अमेरिका, इन दोनों को युद्ध में हस्तक्षेप ना करें। तो युद्ध की आलोचना की है रूस ने स्पष्ट तौर पर। रूस का स्टैंड क्लियर है कि वो ईरान के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है, इस वजह से वो ईरान का समर्थन करेगा। और अगर अमेरिका इजराइल का समर्थन करेगा तो रूस पक्का ही ईरान का समर्थन करेगा। अब भारत का स्टैंड क्या है? भारत का स्टैंड हमेशा से बराबर का रहता है, तटस्थ को अपनाया है। भारत ने अपने नागरिकों से कहा है जो ईरान में है और जो इजराइल में है कि भैया अपनी सुरक्षा का ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, और साथ में दोनों देशों से कहा है कि भैया तनाव कम कर दीजिए, युद्ध से कोई बात नहीं निकलती है। हमारे बीच में भी तनाव हुआ था, हमने भी बातचीत कर ली, भारत पाकिस्तान ने, हमने रूस और यूक्रेन से भी यही कहा था कि आप भी बातचीत कर लीजिए। इसी प्रकार भारत ने इनसे भी कहा है कि आप, क्योंकि भारत को दोनों जरूरी हैं, हथियार चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए तो इजराइल जरूरी है, और तेल चाहिए और कूटनीतिक समर्थन चाहिए। पाकिस्तान को अगर काउंटर करना है तो हमें ईरान भी चाहिए। इस वजह से भारत के लिए इजराइल भी जरूरी है और भारत के लिए ईरान भी जरूरी है। इसीलिए भारत हमेशा तटस्थता का रुख अपनाता है। भारत की विदेश पॉलिसी अक्सर इसी पे रही है, बैलेंस पे रही है। हम क्या करते हैं, हम गुटनिरपेक्ष रहते हैं, हम किसी भी एक देश का डायरेक्ट समर्थन नहीं करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, हम मानवता की बात करते हैं, और हम कहते हैं कि युद्ध को रोका जाना चाहिए। यही हमारा अक्सर स्टैंड रहता है। अगर आपको एग्जाम वगैरह में कभी लिखना पड़े कि भारत का स्टैंड अक्सर क्या रहता है, तो तटस्थ रहता है, न्यूट्रल रहता है।
भारत दोनों देशों के साथ क्या करता है, शांति की अपील करता है, और अगर मदद करने की बात भी आती है तो दोनों देशों को करता है। इजराइल फिलिस्तीन में भारत दोनों देशों के साथ रहा, तटस्थ रहा। यूक्रेन रूस में भी भारत दोनों देशों के साथ तटस्थ रहा, और इस मामले में भी भारत तटस्थ रहने की बात कह रहा है। तो ये स्टैंड था भारत और अमेरिका और रूस का। अब यहां पे एक ट्विस्ट क्या है, अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे इसका आप भू राजनीतिक विश्लेषण करिए, तो इजराइल का मुख्य उद्देश्य ईरान के परमाणु कारण को रोकना है और क्षेत्रीय संतुलन को बनाए रखना है। मतलब कि इस हमले की जड़ इसी में छुपी है कि वो चाहता है कि ईरान जो है, ईरान ताकतवर ना हो, इजराइल की सुरक्षा के लिए वो खतरा हो सकता है। ईरान की ताकत बढ़ी, इजराइल को नुकसान हुआ, इस वजह से वो परमाणु कार्यक्रम रोकना चाहता है ईरान का, इस वजह से उसने हमला कर दिया। साथ में ईरान क्या कर रहा है, अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, कूटनीतिक मोर्चे पर भी इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसको पता है ईरान पे फिर अगर अमेरिका बीच में आया तो वो ईरान पे प्रतिबंध लगवाएगा, फिर उसके पीछे यूरोप के देश भी ईरान पे प्रतिबंध लगा देंगे, फिर भारत के है ना, भारत के सामने असमंजस खड़ा होगा, भारत पे समझ नहीं पाएगा कि वो ईरान के साथ क्या करे। इस वजह से ईरान कूटनीतिक तरीके से रूस से हो या चाइना से हो या तुर्की से हो बात कर रहा है कि आप हमारा समर्थन करें, ये ईरान की पूरी कोशिश है। मतलब कि ईरान कूटनीतिक रूप से भी और सैन्य रूप से भी इजराइल को घेरने की कोशिश कर रहा है। और दोनों देशों के बीच यह संघर्ष सिर्फ सीधा युद्ध नहीं है, इसके अलावा देखो प्रॉक्सी वॉर भी चलेगा, साइबर वॉरफेयर भी चलेगा और कूटनीतिक दांवपेच भी चलेंगे। अब इस युद्ध से दिक्कत क्या है कि जो मिडिल ईस्ट में जो है वो अस्थिरता, वैसे ही यहाँ पे अस्थिरता है। देखो मिडिल ईस्ट में अस्थिरता, सीरिया की स्थिति को देख लिया जाए या फिलिस्तीन और जो गाजा की स्थिति है उसको देख लिया जाए, अब ईरान और इजराइल की स्थिति को देख लिया जाए, है ना, आर्मेनिया, जॉर्जिया, इन से जो मिडिल ईस्ट वाला जो क्षेत्र है ना, वैसे ही संघर्षों से भरा है। अगर एक और बड़ा संघर्ष होगा तो इससे स्थिति और बिगड़ सकती है, जिसका नुकसान खासतौर पर जो तेल की कीमत है ना, जो ईंधन की जो आपूर्ति है, जो ऊर्जा सुरक्षा है दुनिया की, उस पर पड़ सकता है। क्योंकि इजराइल जो है उसको ये भी पता है कि ईरान के पास बहुत बड़े तेल के भंडार हैं, और ईरान के तेल भंडार जो हैं वो दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भारत को भी पता है, ये अमेरिका को भी पता है। इस वजह से ऊर्जा सुरक्षा, तेल के जो दाम है उस पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है इस युद्ध का। इस वजह से अमेरिका जो है वो इन हमलों के लिए कोई भूमिका की कोशिश नहीं कर रहा है। अमेरिका चाह रहा है कि वो ईरान खुद ही क्या कर दे, अपने परमाणु कार्यक्रम को रोक दे। अब तो आगे आने वाला समय ही बताएगा कि क्या होता है। कोई भी अपडेट आएगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद जुड़ने के लिए। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।